उससे भी कैश ट्रांसफर हो सकती है। धोबी हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, चने बेचने वाला हो, हर कोई इसका आराम से उपयोग कर सकता है। और मैंने भी इस व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए और जोर दिया है। सभी बैंक इस पर लगी हुई है, कर रही हैं। और अब तो हमने ऑनलाइन सरचार्ज का भी खर्चा आता था, वो भी कैंसिल कर दिया। और भी इस प्रकार के कार्ड वगैरह का जो खर्चा आता है, उसे आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिन में अखबारों में, सारे खर्चे खत्म कर दिए ताकि सोसाइटी की मूवमेंट को बल मिले। मेरे नौजवान दोस्तों, ये सब होने के बाद भी एक पूरी पीढ़ी ऐसी है कि जो इससे अपरिचित है। और आप सभी लोग, मैं भली भांति जानता हूं, इस महान कार्य में सक्रिय है। व्हाट्सएप पर जिस प्रकार के क्रिएटिव मैसेज आप देते हैं, स्लोगन, कविताएं, किस्से, कार्टून, नई नई कल्पना, हंसी मजाक, सब कुछ मैं देख रहा हूं। और चुनौतियों के बीच ये हमारी युवा पीढ़ी की जो सर्जन शक्ति है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत भूमि की विशेषता है कि किस जमाना में युद्ध के मैदान में गीता का जन्म हुआ था, वैसे ही आज इतने बड़े बदलाव के काल से हम गुजर रहे हैं, तब आपके अंदर भी मौलिक क्रिएटिविटी प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान मित्रों, मैं फिर एक बार कहता हूं, मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। जी जी जी, मैं दोबारा कहता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आप मुझे विश्वास है, मेरे देश के करोड़ों नौजवान इस काम को करेंगे। आप एक काम कीजिए, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। आपके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खर्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी हो, सब मौजूद होगी। इतना ही नहीं, हर दिन आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा निकाल करके कम से कम 10 परिवारों को आप ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे अपनी बैंकों की ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं, कैसे दुकानदार को दिए जा सकते हैं, दुकानदार को भी सिखाइए कि कैसे व्यापार किया जा सकता है। आप स्वेच्छा से इस कैशलेस सोसाइटी, इन नोटों के चक्कर से बाहर लाने का महाअभियान, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, काला धन से मुक्ति दिलाने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। एक बार लोगों को रुपये कार्ड का उपयोग कैसे हो, ये आप सिखा देंगे तो गरीब आपको आशीर्वाद देगा। सामान्य नागरिक को ये व्यवस्थाएं सिखा दोगे तो उसको तो शायद सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। और ये काम अगर हिंदुस्तान के सारे नौजवान लग जाएं, मैं नहीं मानता हूं ज्यादा समय लगेगा। 1 महीने के भीतर भीतर हम विश्व के अंदर एक नए आधुनिक हिंदुस्तान के रूप में खड़े हो सकते हैं। और ये काम आप अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हो। रोज 10 घरों में जाकर के कर सकते हो, रोज 10 घरों को इसमें जोड़ करके कर सकते हो। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए। सिर्फ समर्थन नहीं, हम इस परिवर्तन के सेनानी बने और परिवर्तन लेते ही रहेंगे। देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और दुनिया में बहुत देश हैं जहां के नौजवानों ने उस राष्ट्र के जीवन को बदल दिया है। और ये बात माननी पड़ेगी, जो बदलाव लाता है वो नौजवान लाता है, क्रांति करता है वो युवा करता है। केनिया, उसने बिड़ा उठाया, एम-पैसा ऐसे एक मोबाइल व्यवस्था खड़ी की, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, एम-पैसा नाम रखा। और आज करीब करीब अफ्रीका के इस इलाके में, केनिया में पूरा कारोबार इस पर शिफ्ट होने की तैयारी में आ गया है। एक बड़ी क्रांति की है इस देश ने। मेरे नौजवानों, मैं फिर एक बार बड़े आग्रह से आपको कहता हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनसीसी, एनएसएस सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से इस काम को करने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। हम इस बात को आगे बढ़ाएं। देश की उत्तम सेवा करने का हमें अवसर मिला है, मौका गंवाना नहीं है।
प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के एक महान कवि श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी का आज जन्म जयंती का दिन है और आज हरिवंश राय जी के जन्मदिन पर श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने स्वच्छता अभियान के लिए एक नारा दिया है। आपने देखा होगा इस सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ जी स्वच्छता के अभियान को बहुत जी जान से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि स्वच्छता का विषय उनके रग रग में फैल गया है और तभी तो अपने पिताजी की जन्म जयंती पर भी उनको स्वच्छता का ही काम याद आया। उन्होंने लिखा है कि हरिवंश राय जी की एक कविता है और उसकी एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय जी इसके माध्यम से अपना परिचय दिया करते थे, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो उनके सुपुत्र श्रीमान अमिताभ जी ने, जिसकी रगों में स्वच्छता का मिशन दौड़ रहा है, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है, हरिवंश राय जी की कविता का उपयोग करते हुए, स्वच्छ तन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचय। मैं हरिवंश राय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। श्रीमान अमिताभ जी को भी मन की बात में इस प्रकार से जुड़ने के लिए और स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब तो मन की बात के माध्यम से आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके पत्रों के माध्यम से माईगॉव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर लगातार मुझे आपको जोड़ करके रखती है। अब तो 11 बजे ये मन की बात होती है, लेकिन प्रादेशिक भाषाओं में इसे पूरा करने के तुरंत बाद शुरू करने वाले हैं। मैं आकाशवाणी का आभारी हूं, ये नया उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ताकि जहां पर हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है वहां के भी मेरे देशवासियों को जरूर इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीएम मोदी और उनकी मन की बात आपने सुनी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है कैशलेस सोसाइटी की ओर कदम बढ़ा रहा है और उन्होंने इसके लिए देशवासियों का धन्यवाद किया और इसके साथ साथ उन सभी लोगों का जो इस मुहिम में जुटे हुए हैं, बैंक के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो दिन रात पीएम की इस मुहिम में हिस्सा बने हुए हैं और देशवासियों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बैंक के कर्मचारी लगे। और इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये देश सेवा का यज्ञ है और परिवर्तन के सभी देशवासी जो है वो सेनानी हैं। एक क्रांति बताया है उन्होंने इस पूरी मुहिम को। और पीएम मोदी के मन की बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। असीम चावला हैं, टैक्स एक्सपर्ट। इसके अलावा सरदार आरपी सिंह, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं और उसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अभय दुबे भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। लेकिन हम आपसे बात करेंगे उससे पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने लोगों से गुजारिश की है कि गरीबों के खाते में धन डालकर उन्हें न फंसाएं। जिस समय मैंने ये निर्णय किया था, आपके सामने प्रस्तुत रखा था, तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उस निर्णय को लागू करना है। और मुझे ये भी अंदाज था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नई नई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। और तब भी मैंने कहा था कि निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। बुराइयां इतनी फैली हुई है कि आज भी कुछ लोगों की बुराइयों की आदत जाती नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे, कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं।
वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए और बाद में जब जांच हो तो मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। तो पीएम मोदी की मन की बात आपने सुनी, किस तरह से हम कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। और पीएम मोदी ने सभी का धन्यवाद भी किया और कहा कि देश जो है वो एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बना हुआ है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपको हमने बताया हमारे साथ असीम चावला हैं, टैक्स एक्सपर्ट, इसके अलावा आरपी सिंह भी हैं हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, और अभय दुबे हैं हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। सबसे पहले आरपी जी आपके पास आना चाहूंगी। पीएम मोदी ने देश की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि देश जो है वो नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 50 दिन जो है उन्होंने एक वक्त मांगा था कि इस जो भी परेशानी हो रही है, कठिनाइयां हो रही है, उनसे निकलने में 50 दिन का वक्त लग सकता है। आपको लगता है कि 50 दिन के बाद जो है देश का जो रूप है वो बदल जाएगा और जो कठिनाइयां हाल फिलहाल में लोगों को हो रही हैं वो जो है कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी? देखिए, रूप बदलने में तो समय लगेगा, मैं गलत बात नहीं, रूप बदलने में समय लगेगा, परंतु जो कठिनाइयां वो खत्म हो जाएंगी। परंतु जो रूप निकल कर आएगा वो ऐसा होगा जो बहुत उज्जवल रूप होगा। वो दुनिया में हम एक चमकता सितारा हमारा देश होगा, वैसा रूप होगा जो इसमें से निकल कर आएगा। हाँ, कठिनाइयां जरूर 50 दिन में कठिनाइयां अवश्य खत्म हो जाएंगी। ये जो आज कैश क्रंच है, जो लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, वो अगले 30 दिसंबर तक वो सब मामला खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी आपके पास आना चाहूंगी। अभय जी, यहाँ पर इन्होंने पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि लोगों को भ्रमित करने की भी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन भ्रमित करने की जितनी भी कोशिश हुई वो विफल साबित हो रही है और देश की जनता जो है पूरा साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब देश जो है पूरा साथ है और ये बदलाव जो है वो सही जगह पे जा रहा है? पल्लवी जी, देखिए, मैं अर्ली राइजर हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और एक्सरसाइज के बाद में कुछ संतों के प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। वो संत दिन भर सुबह अपने प्रवचन में अपरिग्रह की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और प्रवचन समाप्त करने के बाद अपने लिमोजिन निकालकर फिर दिन भर उस ऐश्वर्य के आडंबर में खो जाते हैं। वैसा ही कृतित्व सरकार का मुझे दिखाई देता है कि प्रवचन और नारे तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे गढ़े, मगर उन नारों के साथ उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहा। 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आरोप लगाया देश के गरीबों पर कि वो कोई रास्ता इख्तियार करके काले धन को सफेद बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी तो देश को वादा किया था। फिर ये इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो दूसरा फेयर एंड लवली पार्ट 2 है, ये देश के साथ क्या किया? आपके आह्वान पर देश के 25 करोड़ 50 लाख लोगों ने जनधन के खाते खोले। मोदी जी, आप बताइए, जिस दिन आपने अनाउंसमेंट किया उस दिन उन गरीबों ने 45,336 करोड़ रुपए आपके जनधन के अकाउंट में थे या नहीं थे? अगर आप डिवाइड करेंगे, आप कहते हैं 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए, तो अगर एवरेज अकाउंट में निकालेंगे तो वो 840 रुपए प्रत्येक खाता होता है। मुझे आप बताइए कि देश के किसानों के आपने आज डेटा दिए, मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आज ही मैडम डाटा निकाला है। पल्लवी जी, मैं प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि जो सोइंग है वीट की वो -19.4 मिलियन हेक्टेयर, -19.4, और अगर परसेंटेज की बात करें तो -19.6, जो लास्ट ईयर आज तक की एवरेज बोनी हो जानी चाहिए थी उससे -29.3 राइस की बोनी है, -29.6 माजी की बोनी है, बर्ली की है, तो टोटल जो 404 लाख हेक्टेयर है उसमें -22% सोइंग हुई है। प्रधानमंत्री जी, जी बिल्कुल, आप जो बातें कह रहे हैं उनका एक बार जवाब भी ले लेते हैं। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट, मैं अंतिम वक्तव्य जी बिल्कुल, बोलिए अपनी बात खत्म कीजिए। लास्ट ये ऐड करना चाहता हूं, वो इसलिए हुआ कि आपने किसानों की, उनकी ग्रामीण बैंक
और जो सोसाइटीज थी 99,000 के लगभग, उन पर अविश्वास किया और नोट बदलने नहीं दिया। तो बीज और खाद के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। पिछले साल, इस साल 16-17 का आज डेटा लिया है, खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई पल्लवी जी। पिछले बार 124 मिलियन टन हुई थी, इस बार 135 मिलियन टन हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके खरीदार नहीं है। क्या आप इकोनॉमी का हाल करना चाहते हैं? विस्तार से बिल्कुल अभय जी, आपने जो बातें बोली है उनका जवाब लेना भी बिल्कुल जरूरी है। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए आरपी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे पता नहीं है कौन से बाबा को लिम्यूजिन में जाते देखते, पर मैंने एक बाबा को देखा है 4 करोड़ की गाड़ी में आकर 4,000 रुपए के नोट बदलते हुए। वो है राहुल बाबा। आज दिक्कत तो सारी राहुल बाबा की, जो पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर जमा किया है। आज वो बदल नहीं पा रहे, इसलिए वो कोऑपरेटिव बैंक पे शुरू में फोकस कर रहे थे कि हम कोऑपरेटिव बैंक के रस्तों से हम पैसे बदल लेंगे। असली पीड़ा तो इस बात की है कि देश की जनता ये चाहती है कि काले धन से बदलकर हम कैशलेस सोसाइटी बने, हम सफेद धन के रास्ते में जाए। तो ये जो नेता राहुल गांधी, केजरीवाल और उनके सर के नेता हैं, उनको पीड़ा है सारी की सारी। मेरे पीछे सारे जितने लोग बैठे आपको दिख रहे हैं आज, मैं चाहूंगा आपका कैमरा स्पैन कर ले। वो सब वो लोग हैं जो दिल्ली की झुग्गी क्लस्टर से आते हैं। आप एक एक से मैं चाहूंगा पूछ लें, वो इस मूव के साथ हैं, जिस मूव के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये 50 दिन का कष्ट है, परंतु उसके बाद एक उज्जवल भविष्य है सबके लिए, एक अच्छा भविष्य है। और जहां तक किसान की बात करें, मैं इनके डेटा को चैलेंज करता हूं। ये सबका सब बनावटी और बनाया हुआ डेटा है, इनमें से एक भी तथ्य का डेटा नहीं है। और तथ्य हैं तो कृपा कर कल द्वारा आज इसी डिबेट में डॉक्यूमेंट ले आइए, मैं भी डॉक्यूमेंट ले आऊंगा, आपके सारे तथ्य जुटला दूंगा मैं। जी अभय जी, आप पेपर तो दिखा रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे जो इन्होंने कहा है पूरी बात? हाँ बिल्कुल। बताइए, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, साइट पर भी डेटा है, देख लें उठाकर। और मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी और मेरे साथी मित्र ने बड़े बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पर। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी। 8 जुलाई से लेकर 30 सितंबर को 2016 आरबीआई की बैलेंस शीट का डेटा है। जो टाइम और डिमांड डिपॉजिट है प्रधानमंत्री जी, ये 5,88,000 करोड़ रुपए आपके अनाउंसमेंट के पहले किन लोगों ने जमा कर दिया? इसकी जांच कराएंगे आप? हम मानते हैं कि चलिए आपने कहा बिल्कुल पाक साफ व्यवस्था है, पर जांच तो करा लीजिए। उन बड़े लोगों के, वो हैंडफुल ऑफ पीपल को आपने सूचित कर दिया और ये एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट हो गया। बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हो साथी मित्र, देश ने देखा है 23 मिलियन टन दाल में 2,20,000 करोड़ रुपए खा गए। 2.25 लाख करोड़ रुपए की माइन राजस्थान में अलाट कर दी। प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब का केजी बेसिन का घोटाला वो परोपकार दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला वो परोपकार दिखाई देता है। तो आपके घोटाले आरोप प्रत्यारोप तो है, चलते रहेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कैशलेस सोसाइटी के बारे में, लोगों की दिक्कतों के बारे में, मोदी ने किया है कि कठिनाइयां जो है वो थोड़े दिनों में दूर हो जाएंगी। हमारे चावला भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहूंगी। अजीम जी, यहाँ पर सियासी जो आरोप लग रहे हैं उनसे अलग हटके हम लोगों की दिक्कतों की बात कर लेते हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, ये बिल्कुल साफ है। सरकार कह रही है कि 50 दिन बाद जो है ये दिक्कतें दूर भी हो जाएंगी, लेकिन हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे जिनके पास आज भी कुछ कैश पड़ा हुआ है, चाहे वो काले धन के तौर पे हो। उनके लिए अब क्या रहेगा आगे? किस तरह से कितना टैक्स दे के जो है वो अपने पैसे को दे के जो है वो टैक्स चुकाकर बच सकते हैं कि जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े? देखिए, अगर तो आपका जो धन है, जो भी करेंसी आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, अगर आपके पास ऐसी एक थॉट प्रोसेस है कि ये एक्सप्लेन्ड है या इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, तो आप बेझिझक होके उस जितना भी अब आपके पास व्यय पड़ा हुआ है घर में या कारोबार में, वो आप जमा करा सकते हैं। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, उसके बाद जब भी मैटर स्क्रूटनी में अगर आता है और ये एक्सप्लेनेबल है और आपके पास प्लॉजिबल आंसर है देने के लिए, एक आप सक्षम रूप से मानते हैं कि इसके बारे में आप एक पुष्टिकरण दे सकते हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, और मैं इसमें बिल्कुल अपॉलिटिकल होकर आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम वहाँ आएगी कि जहाँ पर बैंक नोट्स हैं जिसको आप काला धन कहते हैं और इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते या आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब जब आप उसको जमा कराएंगे
तो जो प्रेजेंट टैक्स लॉज हैं उसको अध्ययन करते करते ये लगा कि अगर उसको वॉलंटरली आज हम जमा करा दें और उस पर जो आने वाली एडवांस टैक्स की किस्त है 15 दिसंबर की और 15 मार्च की, अगर वो मैं जमा करा दूं तो जिस तरह से हमारा इस समय इनकम टैक्स लॉ है, वॉलंटरी डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस मे नॉट, उस पर पेनल्टी लगने का जो सरोकार या उसका इंसिडेंस है वो कम है। इसी वजह से अगर आप देखें फ्राइडे से या थर्सडे से, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने फ्राइडे को ये कहा था कि जो अब लॉ को रिविजिट किया जा रहा है, जो थिंकिंग है वो यही है कि कोई भी अब डिपॉजिट कराए, वॉलंटरी कराए और उस पर एक्सप्लेनेशन ना दे पाए। देखिए, दो बातों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं खुद कैश जमा करा रहा हूं और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, तो सरकार का ये अब सोच है कि जो आप वॉलंटरी जमा करा रहे हैं, अब पड़ा आपके पास है, काउंटडाउन चल रही है, दिसंबर के कुछ दिन बाकी हैं, नवंबर खत्म हो गया, अब क्या करूं मैं कैश का? अगर मैं उसको जमा कराता हूं और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता तो सरकार का ऐसा एक रुख है कि उस पर कुछ हम एडिशनल टैक्स या कुछ पेनल्टी प्रोविजंस को लाएं। अब इसकी बैकग्राउंड सबसे क्लियर और सबसे जो प्रेजेंट है वो है 45% का एक टैक्स रेट जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 30 सितंबर को मिला। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए 45% टैक्स एक बेंचमार्क आप समझ सकते हैं। अब उसमें कई स्कूल ऑफ थॉट आ रहे हैं। एक कि क्या इस डिपॉजिट पे सीधा एक 50% का टैक्स होगा या इस पे 30% टैक्स और उस पे 100% पेनल्टी, यानी 30 जमा 30 60% होगा, या एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि टैक्स की टोटल दर पेनल्टी मिला के 50 से 60% रखी जाए और जितना आप डिपॉजिट करते हैं उसका 1/4 1/3 एक लॉक इन में हो जाए जिसपे ब्याज मिले या ना मिले और कुछ सालों के बाद आपको वो आपकी रकम वापस मिल जाए। तो इस पे मेरे को जो जानकारी के सूत्रों से पता लगता है कि इस पे काफी अध्ययन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये इतनी आसानी से इसको अगर कैबिनेट पास करे और फिर ये लॉ के रूप में आ जाए। देखने वाली बात ये होगी कि टैक्स लॉज जो हमारे देश में बनते हैं वो एक साल के लिए होते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च। अब अप्रैल की घोषणाएं तो बजट में फरवरी में हो गई, यानी इस फरवरी 2016 में जब टैक्स प्रपोजल वित्त मंत्री ने दिए तो वो फरवरी 2016 में अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 के लिए दिए गए। अब ड्यूरिंग द ईयर आप टैक्स लॉज को अमेंड करते हैं, आप वो जरूरत समझते हैं, तो क्या वो रिट्रोस्पेक्टिव 1 अप्रैल से होंगे, 8 नवंबर से होंगे या कब से होंगे? क्योंकि पीनल स्टैट्यूट्स, जो पीनल स्टैट्यूट्स है, जब आप पेनल्टी की बात करते हैं तो वो तो रेट्रोस्पेक्टिव पे उस पे एक बहुत बड़ा हाशिया है। ये मैं आपको एज ए टैक्स प्रोफेशनल बता रहा हूँ। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट कि रेट्रोस्पेक्टिव इज अ बैड वर्ड। हम कोई ऐसा नहीं करेंगे जो रेट्रोस्पेक्टिव हो। कुछ भी काला धन हो उस पे टैक्स देना चाहिए, काला धन रखना अच्छी बात नहीं है, काला धन की सोच भी ठीक नहीं है, उस पे पेनल्टी होनी चाहिए। तो अब एक बड़ा मुद्दा आता है जिसपे सबको एक गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष के अपने दोनों सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी, ये जो सुनामी एक्सरसाइज हो रही है, इसकी क्या यूटिलिटी अचीव हो पाएगी? हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या देख रहे हैं? काला धन दूर करना? हम क्या ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं? देश को कैशलेस सोसाइटी बनाना? या हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि करेंसी नोट या बैंक नोट या कैश में व्यापार करना अपने आप में एक टैबू हो गया है? हम किस रुख पर रहे हैं? जरूरी है। क्योंकि फिलहाल मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी। अभी जी मैं आपके पास भी वापस आऊंगी, आरती जी आपके पास भी वापस आऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस लौटेंगे और खास मेहमानों के साथ हमारी अहम चर्चा जारी रहेगी।